नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मीणा, विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, रतलाम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एलआईसी एजेंसी हमारे लिए सोने की खान कैसे साबित हो सकती है। एलआईसी की एजेंसी हमारे लिए कामधेनु गाय के समान कैसे काम कर सकती है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्रों ने एलआईसी की एजेंसी ली है, किंतु उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस एलआईसी एजेंसी का मैं करूँ क्या, इस एलआईसी की एजेंसी का क्या महत्व है मेरे जीवन में। मेरा आधे घंटे का ये वीडियो है, आप इसको पूरा देखें। बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारा माइंडसेट जो आपने बना रखा है, कहीं ना कहीं उसे मैं प्रभावित करने की कोशिश करूँगा। मित्रों, जब एक एलआईसी का अभिकर्ता एलआईसी की एजेंसी लेता है तो निश्चित रूप से वो कमाने के लिए लेता है। उसका एक सपना होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए वो एलआईसी की एजेंसी लेता है। अपने परिवार के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो एलआईसी की एजेंसी लेता है। अब समाज में अपनी कुछ इज्जत बनाने के लिए वो एलआईसी की एजेंसी लेता है। देश की सेवा, अपने लोगों की सेवा के लिए वो एलआईसी की एजेंसी लेता है। और भी अन्य चीज़ों को पूरा करने के लिए वो एलआईसी की एजेंसी लेता है। किंतु जब वो एलआईसी की एजेंसी ले लेता है तो उसे उसके बाद समझ में आता है कि ये काम मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये एलआईसी की एजेंसी सोने की खान नहीं है, ये कोई कामधेनु गाय नहीं है जो मेरे सारे सपने पूरे कर दे। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने अपने 11 साल के कैरियर में, विकास अधिकारी के रूप में अपने कैरियर में ये बात अनुभव की है कि दुनिया में एलआईसी की एजेंसी से बड़ा कोई व्यापार नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई व्यापार नहीं है, आप ये यकीन मानिए। बस थोड़ी सी गलती ये कर रहे हैं आप लोग कि इस एलआईसी की एजेंसी में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, पर पैसा कमाने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उनको आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी रह रही है, इसलिए आपको ये एलआईसी की एजेंसी एक सोने की खान जैसा काम आपके लिए नहीं कर पा रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। किसी व्यापारी ने एक दुकान खोली। जब वो नई दुकान खोलता है तो वो कुछ चीज़ें करता है। वैसे ही हमने एलआईसी की एजेंसी ली है तो कुछ चीज़ें, कुछ काम हमें करना पड़ेगा। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। एक व्यापारी जब दुकान खोलता है, जब नया अपना व्यापार शुरू करता है, तो सबसे पहले व्यापार शुरू करने के बाद वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी दुकान का एडवर्टाइजमेंट करता है, अपनी दुकान का विज्ञापन करता है। और विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम हैं। वो अपने परिचितों को जब दुकान खोलता है तो उसकी ओपनिंग में बुलाता है, अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, अपनी कॉलोनी के लोगों को बुलाता है और एक बहुत बढ़िया तरीके से वो अपनी नई दुकान का शुभारंभ करता है, ओपनिंग करता है। उसके बाद जब ओपनिंग हो जाती है, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से खबर पहुंचाता है कि मैंने इस चीज़ का व्यापार डाला है। वैसा ही हमारी एलआईसी की एजेंसी में होना चाहिए कि जब हम एलआईसी की एजेंसी लें तो हमारे जितने भी परिचित लोग हैं उनको हमारी इस एजेंसी के बारे में बताएं कि मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंसी ली है और इस एजेंसी के माध्यम से मैं आपकी ये सेवाएं करता हूं। दूसरा, जब वो व्यापारी अपना प्रचार कर चुका होता है तो अपनी दुकान को बढ़िया तरीके से सजाता है। उस व्यापारी की तरह हमें भी अपना बैग बहुत अच्छे से सजाना है। उसमें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रपोजल फॉर्म रखना है। उसके अलावा जो हमें ज़रूरत लगती है, बीमा समझाने के लिए नोट पैड होना चाहिए, बढ़िया सुंदर सुंदर उसमें पेन होना चाहिए। हमारे प्लान के अच्छे सुंदर सुंदर लिफलेट होना चाहिए। कुछ रिन्यूअल प्रीमियम, कुछ नए बीमे की रसीदें होनी चाहिए, कुछ पॉलिसी बांड होने चाहिए जो हम पार्टियों को बता सकें। जब व्यापारी अपनी दुकान में सामान जमा लेता है तो उसके बाद वो मित्रों क्या करता है, प्रतिदिन सुबह जो उसका दुकान खोलने का निश्चित समय है, उस समय तैयार होकर अपने घर से निकलता है
अपनी दुकान में जाता है, सबसे पहले शटर ऊपर करता है, उसके बाद में दुकान को छूता है, उसे प्रणाम करता है, उसे ढोक देता है। उसके बाद जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ, अपनी दुकान की साफ़ सफाई करता है, भगवान को हाथ जोड़ता है, अगरबत्ती लगाता है और फिर जाके वो अपने ग्राहक का इंतज़ार करता है। मुझे ईमानदारी से बताइए मित्रों, क्या एक एलआईसी का अभिकर्ता प्रतिदिन अपनी दुकान खोलता है? यदि प्रतिदिन एलआईसी का अभिकर्ता अपनी दुकान खोलें तो ये उसके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, जो बीमा वो नहीं कर पा रहा है, वो समस्या कभी नहीं आएगी। हमारे यहाँ अभिकर्ता मित्र क्या करते हैं, एलआईसी की एजेंसी ले ली, उसके बाद अपना बैग उसने जमा लिया, उसके बाद वो दुकान खोलता ही नहीं है। अपना बैग जमाने के बाद उसे करना ये चाहिए कि प्रतिदिन मिनिमम 5 लोगों से उसे मिलना है। जैसे कि व्यापारी अपनी दुकान में जाता है और ग्राहक का इंतज़ार करता है, वैसे हमें 5 लोगों के पास जाना है। सुबह आप तैयार होएं, उसके बाद आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसे प्रणाम करें, उसे ढोक दें, अपना बैग उठाएं और आपको फील्ड में जाना है। 5 लोगों से प्रतिदिन कम से कम संपर्क करना है। उन्हें बीमे से क्या फ़ायदा है, बीमा क्यों कराना चाहिए और मैं आपकी किस तरीके से सेवा कर सकता हूँ, इस चीज़ों पे उसे बात करनी चाहिए अपने ग्राहक से। अब समस्या ये आती है, जब हमारे कई अभिकर्ता मित्र हैं, वो चाहते हैं कि वो बीमे के लिए निकलें, पर उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि जाएं तो जाएं कहाँ। वो तैयार होते हैं, सुबह अपना बैग उठाते हैं, अपनी बाइक साफ़ करते हैं और पूरी तरीके से निकलने के लिए तैयार है, पर अब उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि किन किन लोगों से संपर्क किया जाए। मित्रों, इसके लिए सबसे सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें एक संभावित ग्राहक सूची बनानी पड़ेगी, एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। जब तक आप संभावित ग्राहक सूची पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपको ग्राहक मिलना बहुत मुश्किल है। संभावित ग्राहक सूची बनाने का एक बढ़िया तरीका है, हमारे फैमिली फंक्शन में, हमारे पारिवारिक कोई समारोह होता है, शादी हो या अन्य कोई फंक्शन हो, उसमें हम 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों को खाने पे बुलाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या उन 1500, 2000 लोगों को हम व्यक्तिगत जानते हैं? शायद नहीं। देखो, ये जितने भी रिश्तेदार हमारे परिचित आते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत रिश्तेदार होते हैं, हमारे पारिवारिक रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे मित्रों के मित्र होते हैं, हमारे मित्रों के रिश्तेदार होते हैं। ऐसे करके 1000-1500 लोग इकट्ठा होते हैं। तो आपकी संभावित ग्राहक सूची में इन्हीं लोगों को डालना है। सबसे पहले तो अपने नियर और डियर, जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके खास लोग हैं, जो आपके प्रिय लोग हैं, उनका नाम डालिए। अपने रिश्तेदारों का नाम डालिए, अपने सभी दोस्तों का नाम डालिए, जो लोग आपके साथ पढ़े थे उनका नाम डालिए, जो लोग आपके साथ व्यापार में हैं उनका नाम डालिए, अपनी कॉलोनी के लोगों का नाम डालिए, अपने गांव के लोगों का नाम डालिए। इस तरीके से आपकी संभावित ग्राहक सूची हो जाएगी। जब संभावित ग्राहक सूची हो जाए तो उसमें आप रोज़ 5 या 10 लोग छांटिए कि आज मुझे इन लोगों से बीमे की बात करनी है। बीमा बेचना एक अलग चीज़ है, बात करना एक अलग चीज़ है। आपको सिर्फ बात करना है, बीमा नहीं बेचना है, सिर्फ बात करना है। उसको जाके बताइए कि सर, मैं एलआईसी अभी करता हूँ, मैंने अभी अभी एलआईसी की एजेंसी ली है, या मैं इतने साल से एलआईसी में हूँ और मैं आपके पास कुछ बात करने आया हूँ। उसके पास जाइए, उससे पूछिए, सर आप कैसे हैं, क्या हाल है। जाते से ही बीमे की बात उसे मत बताइए, पहले उसका डाटा इकट्ठा कीजिए। सर, आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, बीमे के आपकी कितनी पॉलिसियाँ चल रही है, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। जब आप पूरा आंकड़ा इकट्ठा कर लें, जब पूरा डाटा इकट्ठा आप लोग कर लें, उसके बाद उसके बारे में कोई अच्छा सा प्लान सोचिए, अच्छा सा उसके बारे में प्लान बनाइए और उससे आने वाले समय में अपॉइंटमेंट लीजिए। उसके बाद उसके पास जाइए। दूसरा मैं बताऊं मित्रों, जो अधिकतर अभिकर्ता गलती करते हैं, वो करते हैं ज्ञान का अभाव होना। मुझे ये बताइए, एक जो डॉक्टर होता है या जो सर्जन होता है, वो कभी ऑपरेशन करने से डरता है? वो कभी नहीं डरता है। वो जब ऑपरेशन करता है तो उसका कॉन्फिडेंस 100% पे होता है। पर हमारा जो अभिकर्ता है, वो जब किसी पार्टी के सामने जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 रहता है।
या वो जाता ही नहीं है या वो मिलता ही नहीं है किसी पार्टी से, उसका एक कारण ये है कि उसका ज्ञान का अभाव है, उसमें आत्मविश्वास नहीं है। और जब आपके पास ज्ञान नहीं होता है तो आप में आत्मविश्वास नहीं होता है। जब आप में ज्ञान होता है तो आपका आत्मविश्वास होता है। तो जो सर्जन रहता है उसमें आत्मविश्वास आते कहाँ से है? जो सर्जन में आत्मविश्वास आता है मित्रों, वो जो सर्जन रहता है वो पहले 5 साल तक MBBS की पढ़ाई करता है, मेडिकल की वो पढ़ाई करता है। उस पढ़ाई में उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद सर्जन के लिए उसे स्पेशल कोर्स करना पड़ता है कुछ सालों का, उसे PG करना पड़ता है, वो कोर्स 2 साल का होता है। उसके बाद उन 2 सालों में अनगिनत ऑपरेशन करता है वो, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के हाथ के नीचे वो काम करता है, उनके साथ सीखता है, तब जाके उसमें ये कॉन्फिडेंस आ पाता है कि वो किसी का ऑपरेशन कर सके। मुझे ये बताइए मित्रों, जब आपने LIC की एजेंसी ली उसके बाद क्या आपने कभी प्रयास किया कि मैं कुछ सीखूं? जब आप सीखोगे नहीं तो आप में आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? जब आप में आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप पार्टी के पास कैसे जाएंगे? तो मेरा निवेदन है, जैसे एक व्यापारी अपनी दुकान के हर सामान के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, इसकी क्या विशेषता है, इसका प्राइस क्या है, ये क्या क्या काम आता है, इसकी कंपनी कौन सी है और ये आता कौन से देश से है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भी हमारे प्लान्स के बारे में, हमारी संस्था के बारे में, हमारे ऑफिस के जितने भी कार्य हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है अनुशासन। मुझे ये बताइए, कोई भी नौकरी, कोई भी व्यवसाय बिना अनुशासन के नहीं चल सकता है। जब हम विद्यार्थी थे तो हमें स्कूल में अनुशासन का पाठ बहुत अच्छे से सिखाया जाता था कि 7:30 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, मतलब 7:30 बजे पहुंचना है। आपको ये ड्रेस पहनना है, मतलब ये ड्रेस पहनना है। आपको लंच बॉक्स लेना है, मतलब लंच बॉक्स लेना है। अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक व्यापारी जो रहता है वो अपने व्यापार के प्रति पूरी तरह अनुशासित रहता है, पर एक LIC का जो भी करता है वो अपने व्यापार के प्रति अनुशासित नहीं रहता है, इसीलिए वो अच्छा काम नहीं कर पाता है। आप अपने व्यापार के प्रति जब तक अनुशासित नहीं रहेंगे, जब तक उसके प्रति पूरी तरह डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे, तो आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। LIC की एजेंसी में आपको बहुत सारा अनुशासन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग देख के LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, इसलिए आपको बहुत अनुशासित रहना पड़ेगा, वेल ड्रेस्ड आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद में बोलने चालने का तरीका आपका हो, उठने बैठने का अनुशासन आप में हो। पार्टी के पास आप जा रहे हैं तो समय का आप ध्यान रखें, मुझे क्या बात करनी है और मेरे यार दोस्त कैसे हैं, मैं अपनी दिनचर्या किस तरीके से दिनचर्या का पालन करता हूँ, ये आपको बहुत अनुशासित तरीके से रहना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है LIC के इस व्यापार में कि ये व्यापार है, आपने मान लिया, पर इसकी समस्या ये है क्योंकि ये जीरो इन्वेस्टमेंट का व्यापार है, इसमें कोई लागत नहीं है, आपको 1 रुपया भी इस व्यापार में नहीं लगाना है। इससे एक बात निकल के आती है कि जब किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो वहाँ लापरवाही ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मुझे बताइए, LIC की एजेंसी क्या बाकी एजेंसियों जैसी नहीं है? आज अगर मानो कोई व्यक्ति इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की एजेंसी लेता है या किसी गैस एजेंसी लेता है, HP की गैस एजेंसी लेता है या MRF की एजेंसी लेता है, उसी तरीके की तो ये एजेंसी हमने आप लोगों को दी है। ये एजेंसी भी आप किसी भी प्रोडक्ट, LIC के किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको लाइसेंस दिया है LIC ने, इसी तरीके से बाकी एजेंसियाँ होती है। और बाकी एजेंसी में क्या होता है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और हमारी इस एजेंसी में शून्य इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम लापरवाह हो जाते हैं। यदि यही एजेंसी 5-10 लाख रुपए का डिपॉजिट जमा होकर आप लोगों को मिलती तो निश्चित रूप से आप इसकी बहुत इज्जत करते हैं। अभी समस्या ये आ रही है कि जब ये एजेंसी फ्री में मिलती है तो आप लोग इसकी कदर नहीं करते। मुझे ये बताइए कि अगर आपका इस एजेंसी में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता तो क्या घर से आप नहीं निकलते? क्या रोज़ अपने ऑफिस नहीं जाते? क्या रोज़ आप अपनी दुकान पे नहीं जाते?
क्या प्रतिदिन अपने कर्मचारियों को उस दुकान पे नहीं भेजते? क्या आप सेमिनार अटेंड नहीं करते जिससे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी मिले? क्या आप अपना प्रचार नहीं करते? क्या आप वेल ड्रेस्ड नहीं रहते? क्या आप अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं करते? क्या आप अपने लाइजन नहीं बनाते लोगों से? निश्चित रूप से बनाते, पर चूंकि आपने LIC की एजेंसी फ्री में ली है, इसलिए आपको इस LIC की एजेंसी की कद्र नहीं है। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि लोगों में आत्मविश्वास नहीं है। उन्होंने LIC की एजेंसी ले तो ली है, पर उनमें खुद में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या वास्तव में मैं इतना कमा सकता हूँ, क्या मेरे साथी इतना कमाते हैं। अरे मित्रों, इसमें शक की बात कहाँ है, इसमें शंका की बात कहाँ है? आप एक पॉलिसी बेचते हैं, कमीशन का बिल जब आता है तो उसमें पूरा 35% कमीशन आपको मिलता है। दूसरे तीसरे साल 7.5% रिन्यूअल मिलता है। चौथे साल से लेके और जब तक पॉलिसी चलती है 5% रिन्यूअल कमीशन मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है, इस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप यकीन मानिए, भारत में 8 करोड़ रुपए कमीशन कमाने वाला LIC अभिकर्ता भी है, और ऐसे भी ढेरों अभिकर्ता हैं जो 0 रुपये कमाते हैं, 1 भी रुपया पूरे साल में नहीं कमाते हैं। उनमें कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने LIC की एजेंसी ली है तो इसमें पूरा विश्वास रखिए, अपने सीनियर की बात सुनिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बड़ा अभिकर्ता बनूं, तो आप ऑफिस जाइए, अपने सीनियर के संपर्क में आइए, उनसे पूछिए कि मुझे बड़ा अभिकर्ता बनना है, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। आप अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, उनके पास जाइए, वो आपको टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे आप बड़े बड़े अभिकर्ताओं जैसा काम कर सकते हैं। ये तो आप लोग मानते हैं कि इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं वो सब ईश्वर का अंश है। ये तो आप निश्चित रूप से मानते हैं कि हम जितने भी लोग हैं वो सब ईश्वर का अंश है, हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है। फिर ये समस्या क्यों आ रही है कि एक आदमी करोड़पति बनता है, एक आदमी की कुछ भी इनकम नहीं रहती है, एक अपने काम में बहुत अच्छा है, दूसरा बिल्कुल नहीं है। मित्रों, इसमें क्या है, टेक्निक वाली बातें हैं। जैसे एक बल्लेबाज जब क्रीज पे जाता है, जब मैदान में जाता है, जब भी क्रिकेटर मैदान में जाता है, तो उसको बहुत अलग तरीके के शॉट खेलने पड़ते हैं, और उसके लिए उसे निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसे अभ्यास करना पड़ता है, उसे अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है कि जब ऐसी बॉल आएगी तो मैं ऐसे खेलूँगा, और वो टेक्निक उससे सिखाता है उसका कोच। इसलिए जीवन में कोच जरूर बनाइए, अपना गुरु जरूर बनाइए अगर आपको LIC में सफल होना है तो। और आपके सारे सीनियर, LIC के सभी सीनियर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके ब्रांच मैनेजर्स, आपके ABM सेल्स, ये सब लोग आपका भला चाहते हैं, ये आपके गुरु हैं, ये आपके कोच हैं, इनकी बात पूरी ईमानदारी से सुनिए। दूसरी बात, एक बार मित्रों एक कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों के साथ ये होता है जीवन में कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, मतलब कोई बीमा कराता ही नहीं है। और ऐसा हम सोचते हैं और घर आ जाते हैं और नकारात्मकता में चले जाते हैं और काम को लगभग बंद कर चुके होते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार क्या होता है, एक व्यापारी रहता है जो सोना खोजने वाला व्यापारी है, उसकी कंपनी है जो ज़मीन में से सोना खोजता है। एक बार उसको क्या करना पड़ता है कि कहीं से खबर आती है कि भाई इस मिट्टी में सोना है, तो वो क्या करता है, उस मिट्टी को खरीदता है, उस ज़मीन को खरीदता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, अपना स्टाफ लगाता है और उसकी खुदाई का काम शुरू कर देता है। 1-2 फीट नीचे उसे कुछ सोना मिलता है और वो बड़ा खुश होता है, और चलो भाई बात सही है, यहाँ तो सोना है। उसके बाद वो क्या करता है, उसकी खुदाई आगे शुरू करता है। जब 8-10 फीट वो चले जाता है तो उसे निराशा हाथ लगती है और एक पत्थर आ जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि अब यहाँ सोना नहीं है, और वो अपना सारा नुकसान में चले जाता है, अपनी कंपनी बंद करता है और इस प्रोजेक्ट को बंद करके और वो वापस चले जाता है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को वो बेच देता है औने पौने दाम में एक दूसरे
भंगार वाले को, एक दूसरे छोटे व्यापारी को। वो व्यापारी वहाँ आता है और वो व्यापारी क्या करता है, वहाँ इंजीनियर्स बुलाता है, एक स्पेशल टीम बुलाता है और वो रिसर्च करवाता है एक कि भाई इसके अंदर सोना है कि नहीं, ये बात आप मालूम करो। वो अच्छी अच्छी मशीन लाते हैं और वो मालूम करते हैं कि यहाँ सोना है और 11-12 फीट पे सोना है। तो भाई उसने क्यों छोड़ा, तो वो इंजीनियर्स उसे बताते हैं कि 8 फीट के बाद एक बहुत गहरा पत्थर आ गया था, एक बहुत कठोर पत्थर आ गया था जिसे खोदना बहुत मुश्किल है। यदि हम उस पत्थर को खोद पाए तो फिर हमें ढेरों सोना मिलेगा। तो वो जो छोटा छोटा व्यापारी रहता है वो कहता है बिल्कुल, चाहे कितना ही रुपया लग जाए हमें उस पत्थर को तोड़ना है। वो पत्थर तोड़ता है और 11 फीट पे उसे अथाह सोना मिलता है जो उसे बहुत पैसे वाला बना देता है। इसी तरीके से हमारी एजेंसी में भी ऐसा ही होता है। पहला आदमी ना करता है, दूसरा आदमी ना करता है, तीसरा आदमी ना करता है, चौथा आदमी ना करता है, पांचवा ना करता है, छठा ना करता है, सातवां ना करता है और आठवां हमें बहुत सारी गलत बातें सुना देता है और हम अपनी कंपनी बंद करके, अपना बैग बंद करके घर आके बैठ जाते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि 10 के बाद कंटिन्यू 16वें नंबर तक लोग बीमा कराने वाले थे, पर हम उन लोगों तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि 8 नंबर तक के जो लोग मिले उनने हमें इतना नकारात्मक कर दिया कि हम हमारा बिजनेस बंद करके वापस घर पे आ गए। मित्रों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप मेहनत करते हो, आप इतना तो मानते हो कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। यदि जब हम ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं तो ऊपर वाला, जिसे भी आप मानते हैं, वो इसका फल हमें निश्चित देता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसने हर आदमी को इस दुनिया में भेजा है कुछ स्पेशल करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। वो इंतज़ार कर रहा है कि आप कब उसकी परीक्षा में सफल हो, कब आपको वो अनलिमिटेड चीज़ें दें। तो मित्रों, आप बिल्कुल निराश नहीं हो। अब तक जो गलतियां हुई हैं उनको आप भूलें, नए सिरे से शुरू करें। LIC की एजेंसी वाकई गोल्ड माइन है, ये सोने की खान है। मुझे ये बताइए कि 30 दिन का समय हमारे पास होता है। 30 दिन में से अगर हम लोग कम से कम 3 दिन के हिसाब से 25 दिन हम लोगों ने काम किया और प्रतिदिन हम 3 लोगों से मिले तो 75 लोगों से हम मिल सकते हैं एक महीने के अंदर। 25 दिन अगर हम काम करते हैं तो उन 75 लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी बीमा लिया, मैं तो कहता हूँ 10 को भी छोड़ो, अगर 7 लोगों ने बीमा लिया और एक बीमे से अगर आप 10,000 की प्रीमियम ला पाए तो 70,000 की हम प्रीमियम ला, और 70,000 की जब हम प्रीमियम लाएंगे तो कमीशन आप 30% भी पकड़ लीजिए, क्योंकि कुछ मनी बैक पॉलिसी भी होगी, कुछ इंडोमेंट भी होगी। तो 70,000 का 30% पे अगर हम बात करें तो 21,000 हमारा कमीशन होता है। अगर 21,000 को पर डे से देखो मित्रों, तो करीब आपका कमीशन है वो 700 रुपये होता है। प्रतिदिन आप 700 रुपये कमा सकते हैं। आपको थोड़ा धैर्य रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, ये प्रोसेस है। जिस तरीके से किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, बीमा भी एक प्रक्रिया है। आपको उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। यदि अच्छा अभिकर्ता बनना है तो बिना प्रक्रिया का पालन करें आप अच्छे अभिकर्ता नहीं बन सकते हो। ये प्रक्रिया का पालन आपको करना पड़ेगा। वो आपसे कुछ त्याग मांगती है, अनुशासन मांगती है, आत्मसमर्पण मांगती है, निष्ठा मांगती है। LIC की एजेंसी अगर आपने ली है तो निश्चित रूप से सफल होगे। अपने आप पे विश्वास रखिए। दूसरा, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बिना लक्ष्य आदमी कहीं नहीं पहुंचता है। जब तक उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा कि मुझे इतने रुपए कमाने हैं, मुझे इतनी पॉलिसी करनी है, अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य के बाद प्लानिंग बनाइए कि मुझे इतना काम करना है तो मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा। जब आपकी प्लानिंग हो जाए तो आप फील्ड में जाइए। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, अपना लक्ष्य बनाएं, बड़े सपने देखें, अनुशासित रहें, अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, पूरी ईमानदारी से करें और नई नई चीज़ें सीखें। खूब सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो देखे जा सकते हैं, उन वीडियो को देखें। संभावित ग्राहक सूची बनाएं, LIC के प्लानों पर खूब रिसर्च करें, नियमित रूप से फील्ड में जाएं। भले ही 3 लोगों से खाली बात करके आएँ,
इधर उधर की बातें करें, उसके हालचाल पूछें, पर फील्ड में नियमित रूप से सक्रिय रहें। फील्ड में जाने से पहले वेल ड्रेस्ड हों, अच्छे कपड़े पहनिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी पूजा कीजिए, उसके बाद आप घर से निकलिए। यदि हो सके, अगर आप पास समय बचता है फील्ड में आने के बाद, तो नियमित रूप से LIC के ऑफिस आइए, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यदि मित्रों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट ज़रूर डालिए, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए बहुत आगे अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।